All right, let's formally begin with the class. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है वो यूनिट 1B जिसमें प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, रेशो, रेट, प्रोपोर्शन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमें बात करनी है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। तो जितनी भी आज बात हो सकेगी उसी गुफ्तगू को आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से कुछ लर्निंग करें। तो द फर्स्ट थिंग इज कि प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे और कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एक 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 टर्म है सेलिंग प्राइस, जिसे मैं एसपी कह दूंगा। एक टर्म है कॉस्ट प्राइस, सीपी। अच्छा, एक टर्म है हमारा, एक चीज होती है प्रॉफिट, एक चीज होती है लॉस। अब मैं सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू कुछ बात समझाऊंगा। मिस्टर जॉन एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन is doing a business of selling मोबाइल फोन। सही है ना? मिस्टर जॉन एक बिजनेस करता है सेल फोन्स का, मोबाइल फोन्स का। ही बॉट an iPhone X at $2000। कितने का खरीदा इसने? iPhone X कितने का खरीदा? $1000 का खरीदा, $2000 का इसने खरीदा। He sold the iPhone X $2300। इसने 2000 का आईफोन खरीदा, $2000 का आईफोन खरीदा और $2300 में आईफोन बेच दिया। अब मैं आपसे कहूं क्या इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 2000 की चीज खरीदी और 2300 की बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? वेरी गुड सबा। तो आप कहेंगे प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे $300। तो भाई यहां सबसे पहली बात कॉमन सेंस वाली कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो तो फिर हमें प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में खरीदा गया, सॉरी जितने में बेचा गया। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में खरीदा गया। तो इस सवाल में अगर मुझे कोई पूछे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो एक यूनिट जितने में खरीदा जाता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो कॉस्ट प्राइस हो गई $2000। फिर एक चीज होती है सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा गया उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस, और वो है $2300। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है, जितने में बेचा उतने में से माइनस कर दे वो प्राइस जितने में खरीदा। तो सेल किया 2300 में, $2300, कॉस्ट प्राइस है $2000। तो यहां से हमारा प्रॉफिट आया $300। अच्छा, अब अक्सर एक सवाल आता है, इसमें पूछा जाता है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताएं।
फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, कि भाई कितने परसेंट मुनाफा हुआ। तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला सुने, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो उसे न्यूमरेटर में रखते हैं। तो प्रॉफिट, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे आएगी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे आ जाता है डिवाइड बाय 100। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और जब परसेंटेज का साइन हटता है तो डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट के नीचे सेलिंग प्राइस भी आ सकता था, लेकिन मैंने क्या लिया, कॉस्ट प्राइस। तो अगर एग्जामिनर ने सिर्फ इतना कहा है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो फिर डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा। लेकिन लेट सपोज कभी एग्जामिनर ने इस तरह स्पेसिफाई कर दिया, फाइंड द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर एग्जामिनर ने वाज़ेह तौर पे स्पेसिफाई किया कि प्रॉफिट को निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर कहा गया, तो फिर ऐसे केस में मैं प्रॉफिट अपॉन एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। ये जो है ना, ये जो आया है, ये है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये जो मैंने निकाल के बताया है, दिस इज व्हाट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस है। यूज दिस व्हेन एग्जामिनर इज साइलेंट। एग्जामिनर अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहता कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर में जो चीज आएगी वो है कॉस्ट प्राइस। कुछ भी नहीं कहता तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा। लेकिन अगर इस वाजे करके स्पेसिफाई करता है कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर हमें नीचे सेलिंग प्राइस लेना होगा। कुछ नहीं कहता तो नॉर्मल केस में प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सही है भाई, बात समझ आ गई? तो कॉपी कर लें और डन लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूं।
अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रॉफिट के हवाले से बात कर ली कि सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होता है। अब यही सवाल हम दोबारा से देखते हैं। मिस्टर जॉन इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ सेलिंग आईफोन्स। 2000 का खरीदा, अभी खरीदा ही था कि नया मॉडल आईफोन वालों ने लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में बेचने गया तो कोई इसको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई हम तो नया मॉडल लेंगे। एक इसको कस्टमर मिला, उसने कहा मैं $1800 का खरीदूंगा। कि भाई $2000 की चीज $1800 में खरीदूंगा। जॉन ने बोला यार जान छुड़ाओ, अब तक तो बिक ही नहीं रही थी, शुक्र है कोई कस्टमर तो आया। तो उसने कहा भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना आए और 2 से 3 महीने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाए वैल्यू, इससे बेहतर है अभी बेच दूं। तो फिर उसने कहा कि भाई मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो $2000 है, लेकिन मुझे बेचना पड़ा $1800 में, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो गई $1800। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में हमें लॉस होता है। अच्छा, लॉस के लिए भी वही रूल्स हैं कि अगर मुझे परसेंटेज लॉस निकालना है तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस है क्या, लॉस का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने कहा लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। तो मैंने 2000 में से 1800 माइनस कर दिया, तो मेरे पास $200 जो है वो लॉस आ गया। तो आर लॉस इज $200। $200 जो है हमारा लॉस आ गया। अच्छा, अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकालनी है। तो अगर एग्जामिनर साइलेंट है फिर वही बात कहूंगा, यही स्टेटमेंट दोबारा कि लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो। और अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई करता है कि लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो अगर ऐसी कोई चीज स्पेसिफाइड है तो फिर उसे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना है। और इस केस में भी एग्जामिनर ने सिर्फ लॉस की परसेंटेज मांगी है, तो मैं लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल के बताऊंगा। अच्छा, यहाँ हमने प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला लिखा था लेकिन निकाली नहीं थी, तो निकाल लेते हैं। यहाँ अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो क्या होगी परसेंटेज प्रॉफिट? तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट की अमाउंट है 300 और कॉस्ट प्राइस है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। 300 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 15% आंसर आना चाहिए। सही है, तो हमने कहा ये है 15%, मतलब मुझे 15% मुनाफा हुआ। सही है बेटा, जबरदस्त। अच्छा, अब हमने बात की लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो लॉस की अमाउंट कितनी है? $200। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? लॉस है 200 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2000। और परसेंटेज लॉस निकालना है, तो 200 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। 200 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया भाई? 10%। तो लॉस हुआ है 10%। अच्छा, लेट सपोज एग्जामिनर कहता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालें। तो ऐसे केस में प्रॉफिट की परसेंटेज चेंज हो जाती, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो जाता। प्रॉफिट 300 रहता,
लेकिन अब डिनोमिनेटर में 2300 आ जाता, 300 अपॉन 20, 300 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या आंसर आ रहा है? 13.0435%। और मैथ्स का उसूल है कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना होता है, तो मैं आंसर दूंगा 13.0%, राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। याद रखें, मैथ्स में हमें आंसर देना होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के हवाले से मैं मजीद तफसीलात जो है वो यूनिट 1C या 1D में जब आएगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से बाकायदा बात होगी, उसमें कॉन्सेप्ट की मजीद क्लैरिफिकेशन डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप देखें कि अगर अगर तो डिनोमिनेटर बदल जाता है तो प्रॉफिट की परसेंटेज बदल जाती है। तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर ने प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस मांगा है तो वो देना होगा, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये मैंने बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी है कि सिर्फ तब करना है जब रिक्वायर्ड है, जब एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया है फाइंड द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर एग्जामिनर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर ऐसे केस में प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ही निकालना होगा, और लॉस भी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ही निकालना होगा। सही भाई, ये बात मैंने बिल्कुल वाजे कर दी। जो मैंने मजीद एग्जाम्पल लिखा है उसे कॉपी कर लें, फटाफट कॉपी करके डन लिख दें। अच्छा, एक सिनेरियो हमारा ये होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। ये सिनेरियो हमने मुकम्मल कर लिया है जिसमें हमें उस प्रॉफिट लॉस में डील करवाता है। अब एक सिनेरियो नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, उसके बाद आप उसको लिख लें, उसके बाद समझाता हूँ इंशाल्लाह। चले पहले सुन लें, मैं पूरा समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू ये बात को समझेंगे। मिस्टर जॉन की बात करते हैं। चलो, मिस्टर जॉन
is doing an iPhone business, is doing a business and purchases a mobile phone for, नहीं इसको इस सिनेरियो को इस तरह नहीं लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर ए ने एक आईफोन खरीदा, मिस्टर ए ने एक आईफोन खरीदा। अब खरीदा होगा तो उसकी एक कॉस्ट होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन उस फोन की एक मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस। मिस्टर ए ने जब आईफोन खरीदा तो उस फोन की एक मार्क प्राइस थी। तो वो मार्क प्राइस कितनी थी? मिस्टर ए जब फोन खरीदने गया, इसको इस तरह लेते हैं, मिस्टर ए वेंट टू परचेज अ मोबाइल फोन, और जब फोन खरीदने गया तो उस फोन की मार्क प्राइस थी $2400। सबसे पहले ये समझें कि मार्क प्राइस किसे कहते हैं। तो जब आप किसी सुपर स्टोर जाते हैं तो वहां अक्सर आप देखते होंगे कि किसी प्रोडक्ट पे एक प्राइस लिखी होती है 200 और काट के लिखी होती है 180। तो मार्क प्राइस वो होती है जो ओरिजिनली उस प्रोडक्ट पे मार्क की गई हो, टैग लगा हुआ जो हो, उसे कहते हैं मार्क प्राइस। द प्राइस ओरिजिनली मार्क्ड, जिस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचने का सोचा गया, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचने का सोचा जाता है, उस प्राइस को हम कहते हैं मार्क प्राइस। तो मिस्टर ए जब फोन खरीदने गया तो उसे मार्क प्राइस का पता चला कि भाई इस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस तो 2400 है। मिस्टर ए ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ डिस्काउंट दो, मैं तो बहुत सालों से बिजनेस कर रहा हूँ फोन का, मुझे तो तुम्हें डिस्काउंट देना चाहिए। तो उसे जो है उसके सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, बोला जाओ क्या याद रखोगे, $400 डिस्काउंट देता हूँ। $400 का डिस्काउंट दे दिया। जब मार्क प्राइस 2400 थी और $400 का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जिस प्राइस में मिस्टर ए को सप्लायर ने बेचा होगा, या पूरा सब लिख देता हूं, मिस्टर ए वेंट टू परचेज अ मोबाइल फोन, परचेज करने गया, मार्क प्राइस $2400 थी, डिस्काउंट $400 मिला, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस हो जाएगी $2000। अच्छा, अब यहाँ डिस्काउंट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये बात याद रखें, डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस को मैं एसपी कहता हूं, मार्क प्राइस को मैं कहूंगा एमपी। मार्क प्राइस को क्या कहूंगा? एमपी। तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया? माइनस, तो डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहां मैंने इसी तरह इसी फॉर्मूला को आगे पीछे कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो मैं सेलिंग प्राइस में निकालने के लिए मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा, और इसी तरह अगर मुझे मार्क प्राइस निकालनी हो और बाकी दो चीज़ें पता हो तो मैं सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को प्लस कर दूंगा। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने बनाया है, इसे आगे पीछे हम मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि मार्क प्राइस टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि ये मार्क प्राइस कहते किसे हैं। तो मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस जो टैग लगा होता है उस पे और किसी प्रोडक्ट पे, उसे हम कहते हैं मार्क प्राइस या टैग प्राइस। सही है, उसे मार्क प्राइस के नाम से कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है वो एक अलग चीज है। और फिर उसके बाद जिस
प्राइस पे उसे बेचा जाता है वो कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस वो है जिसपे सोचा होता है बेचने का लेकिन बेच नहीं पाते। अक्सर सेल लगती है बड़े बड़े आउटलेट्स पे, तो ये इसी तरह लिखा होता है। तो अब याद आपको क्या करना है, लेट सपोज आपको एग्जाम में सवाल आएगा, एग्जाम में सवाल भी वो इसी तरह बाज़ औकात देता है। तो कहेगा एक प्रोडक्ट है $1500, उसको काटा हुआ होगा और साथ पे लिखा हुआ होगा $1200 ओनली, $1200 ओनली। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो प्राइस काटा हुआ है ना वो मार्क प्राइस है। जो सोचा था जिसपे बेचने का वो अब नहीं बेच सके, किसी वजह से प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया या प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई या एवं ही जो है वो एयर एंड सेल लगा के पुराना स्टॉक खत्म कर दिया, किसी भी वजह से XYZ रीजंस की वजह से जब उस प्रोडक्ट को बेचा नहीं है, बेच नहीं सके उस प्राइस पर, तो अब हमने प्राइस कम कर दी। तो मार्क प्राइस 1500 है और सेलिंग प्राइस है $1200। तो मुझे कोई कहता है भाई डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट क्या है, तो मैं कहूँगा डिस्काउंट मिला है $300 का। अच्छा, अब बात है परसेंटेज डिस्काउंट की। जब अभी हमने ऊपर प्रॉफिट और लॉस पढ़ा था तो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज की बात होती थी ना। तो अब हम जब बात करेंगे परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट की भी परसेंटेज होती है। और परसेंटेज डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी देख लें। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियो में अगर एग्जामिनर बिल्कुल खामोश होता था तो मैं नीचे लेता था कॉस्ट। तो डिस्काउंट वाले सिनेरियो में अगर परसेंटेज निकालनी है और एग्जामिनर खामोश है, कुछ भी नहीं कहता, when the examiner is silent, in that case डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। और इस केस में डिस्काउंट अगर हमारा, लेट सपोज इस एग्जांपल की बात करता हूं, डिस्काउंट हमारा है 300, मार्क प्राइस है 1500, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जब परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया हो कि डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर स्पेसिफाइड हो डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर डिस्काउंट मैं लिख भी देता हूं, इफ स्पेसिफाइड कि डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर ऐसे केस में डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर स्पेसिफाई किया हो तो, नॉर्मली वो स्पेसिफाई नहीं करता, ना प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज निकालने के लिए स्पेसिफाई करता है, ना डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने के लिए स्पेसिफाई करता है। तो व्हेन नॉट स्पेसिफाइड तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस ऊपर और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस। और डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आएगा डिस्काउंट, नीचे आएगी मार्क प्राइस। सही है भाई, कॉपी कर ले बेटा फटाफट।
चले बेटा, हम बात कर रहे थे परसेंटेज डिस्काउंट की। डिस्काउंट की परसेंटेज के हवाले से हमारी बात मुकम्मल हो गई। आगे लेके चलते हैं बात को, और कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिसको हमें देखना है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है मिस्टर ए वाला, जिसमें इनकम मिस्टर ए की 2010 में है 50,000, और उस इनकम में 10% इंक्रीज आया, और मुझे एग्जामिनर कहता है कि आप जो है वो 2011 की इनकम निकालें, इनकम इन 2011 निकालें उसकी। तो किस तरह से निकालूंगा, क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से हमारे पास हम उसकी इनकम निकाल सकते हैं। तो इनकम हमारे पास है 50,000, और 10% इंक्रीज के बाद 2011 में निकालनी है। जब 2010 की इनकम पता है और 2011 की इनकम निकालनी है, तो ये हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। 2010 से जब 2011 की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ये बहुत आसान है। और ये कैसे आसान है? वी हैव टू मेथड्स टू डील विद दिस। एक तरीका क्या है कि भाई 10% इजाफा है ना, तो पहले 50,000 जो इनकम थी उस पर 10% लगा देता हूं कि 10% कितना बनता है। तो मैंने कहा 50,000 का जो 10% है, दैट इज $5,000। अब मुझे न्यू इनकम निकालनी है 2011 वाली। तो 2011 की इनकम निकालने के लिए मैं ओरिजिनल इनकम 2000 जो 10 की थी 50,000, उसमें जो इंक्रीज आया है 5,000 उसे ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास न्यू इनकम आ जाएगी विच इज $55,000। तो 50,000 इनकम थी, उसमें 5,000 इनकम का इजाफा हो गया और नई इनकम आ गई 55,000। ये पहला मेथड है कि परसेंटेज 10% अप्लाई की और उसके बाद हमने ओरिजिनल इनकम में ऐड कर दिया। और एक है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है? देखिए, हर अमाउंट ओरिजिनली 100% होती है। तो जो 50,000 था ना, वो भी 100% ही था। ये जो 50,000 था, ये भी 100% ही था। 50,000 इज 100%। तो अब जब 10% इजाफा हुआ, तो इसका मतलब 110% हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% था, 10% का इजाफा हुआ, अब जो नई परसेंटेज आई दैट इज 110%। तो 100%, देखिए इसको मैं यहां लिखता हूं, 2010 इंक्रीज आया, और 2011 परसेंटेज, 2010 में परसेंटेज थी 100%, इंक्रीज आया 10%, और 2011 की परसेंटेज आ गई 110%। तो मैं डायरेक्टली 50,000 पे 110% निकाल लेता हूं, तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा $55,000। ये जो मेथड 2 है, दिस इज अ शॉर्टकट। मेथड 2 क्या है भाई? शॉर्टकट है कि हम डायरेक्टली 100 में 10% ऐड करके डायरेक्ट 110% अप्लाई कर रहे हैं। नोट क्या करना है कि परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओरिजिनल अमाउंट। जब मैंने 10% को अप्लाई किया तो 2010 की अमाउंट पे अप्लाई किया। जो अमाउंट 2010 की थी उस पे मैंने 10% लगाया। तो जब भी परसेंटेज अप्लाई होती है, वो हमेशा ओल्ड या ओरिजिनल अमाउंट पे अप्लाई होती है। और ये ओल्ड या ओरिजिनल अमाउंट किसको कह रहा हूं? वो अमाउंट जो बिफोर इंक्रीज या डिक्रीज है। अमाउंट बिफोर इंक्रीज और डिक्रीज इज नोन एज ओरिजिनल अमाउंट। सही है भाई? तो ये दो मेथड से एग्जांपल हो सकता था। एग्जांपल नंबर 1 जो कि मैंने लिख दिया, इसको फटाफट कॉपी कर लें ताकि एग्जांपल नंबर 2 की जाने बढ़ जाए।
अच्छा बेटा, सेकंड एग्जांपल की जान पढ़ते हैं। 2015 में 2015 में इनकम थी $80,000। मिस्टर ए की इनकम थी 2015 में $80,000। Mr. A's income in 2015 is 20% increase in his 2014 income। अब जरा सवाल को समझना है, 2014 ओल्ड है और 2015 न्यू है। पिछले सवाल में ओल्ड अमाउंट दी हुई थी, न्यू अमाउंट निकालनी थी, यहाँ उल्टा है। यहाँ बैकवर्ड काम पीछे जाना है, वहां फॉरवर्ड जाना था, यहाँ बैकवर्ड जाना है। 2015 में जो इनकम है वो है $80,000 और 2014 की इनकम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब 2014 से 2015 की तरफ बढ़े थे तो 20% इंक्रीज आया था। दो 2014 में जो अमाउंट थी, 2014 में कोई सैलरी होगी, उसमें 20% इजाफा हुआ होगा और 20% इजाफे के बाद 2015 में उसकी सैलरी हो गई $80,000। तो मतलब मुझे न्यू अमाउंट पता है, ओल्ड अमाउंट नहीं पता। तो किस तरह से टैकल करना है इस तरह के सवालात को, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई बताएगा कि क्या करना चाहिए। जी बेटा जबरदस्त, जी दुआ। एक मिनट, मेरी आवाज बहुत स्लो हुई है, मुझे थोड़ा तेज करने दो, वेट। बोलो। दुआ आवाज सही नहीं आ रही तुम्हारी। न्यू अमाउंट में से माइनस करेंगे, न्यू अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे। और इंक्रीज कैसे निकलेगा, न्यू अमाउंट में से इंक्रीज माइनस करेंगे, ये भी सही है। नहीं, ये रिस्पॉन्सेज, दोनों के रिस्पॉन्सेज गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ मिसकॉन्सेप्शन क्या है, और इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए ही ये लाइन लिखवाई थी। और वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि परसेंटेज की वैल्यू को, परसेंटेज किस पे अप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं ओल्ड अमाउंट पे, न्यू अमाउंट पे अप्लाई कर देते हैं। बच्चों की गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं गलत काम करूंगा, उसके बाद सही काम करूंगा। बच्चे क्या करते हैं, 80,000 का 20% निकालते हैं और ये आएगा 16,000, और फिर 80,000 में से माइनस कर देते हैं 64,000 आ गया। तो 80,000 में से 16,000 माइनस का 64,000 आ गया। ये काम बिल्कुल गलत है, इस पे एक दिमाग आपको नहीं मिलेगा, टोटली रॉन्ग। हाँ, ये बात आपकी सही है कि 2014 की अमाउंट कम होगी, लेकिन ये 20% आपने लगा दिया न्यू अमाउंट पे, क्योंकि ओल्ड अमाउंट है 2014 वाली और न्यू वैल्यू है 2015 वाली। और परसेंटेज जब भी लगती है, जब भी परसेंटेज अप्लाई होती है तो ओल्ड अमाउंट पे होती है। तो सर यहाँ 20% अगर लगाऊंगा तो ओल्ड अमाउंट पे लगाऊंगा, तो ओल्ड अमाउंट तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, मुझे ओल्ड अमाउंट तो पता ही नहीं है कि क्या है। तो अब सुने, मैथ्स हमें ये बताता है कि जब कोई वैल्यू हमें ना पता हो तो उसे कहते हैं एक्स। कोई वैल्यू अगर हमें ना पता हो, कोई अननोन हो, तो उसे हम कहते हैं एक्स।
तो हमने कहा 2014 की जो अमाउंट थी वो थी x। सही है। लेट द अमाउंट इन 2004 बी, लेट द अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं सैलरी, लेट द सैलरी इन 2014 बी x। जब कोई वैल्यू ना पता हो तो ऐसे केस में हम कहते हैं लेट इट बी x। तो यहां हम उसे 2014 की अमाउंट को कहेंगे x। अच्छा, अब मैं 20% जो लगाऊंगा वो किस पे लगाऊंगा? x पे। तो अब सोचिए होगा क्या। मैं कहूंगा 2014 की अमाउंट थी x और उसमें 20% इजाफा हुआ, 20% इजाफा हुआ, और ये 20% भी अप्लाई होगा ओल्ड अमाउंट पे ही जो कि x है। तो x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 80,000। ओल्ड अमाउंट थी। देखिए अगर ऊपर मैं पहले वाले पार्ट पे आऊं जो मैंने पहले करवाया, तो मैंने कहा ओल्ड अमाउंट थी 50,000। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड प्लस इंक्रीज ओल्ड वैल्यू प्लस इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। ये इक्वेशन फॉलो किया था हमने यहाँ पर। और ये इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज जो लगेगी वो भी ओल्ड वैल्यू पे लगेगी। बिल्कुल यही फॉर्मेट पे चल रहे हैं। ओल्ड अमाउंट, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू प्लस इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। और ये जो ओ इंक्रीज की जो परसेंटेज अप्लाई हुई है, ये अप्लाई हुई है ओरिजिनल वैल्यू पे, ओल्ड वैल्यू पे। और ओल्ड वैल्यू तो पता ही नहीं है, एक्स है। तो मैंने कहा ओल्ड वैल्यू एक्स थी, एक्स में मैंने 20% ऑफ एक्स निकाला, तो न्यू वैल्यू आ गई 80,000। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं। तो अब मैं कहूंगा x इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 20% का मतलब होता है 0.2, 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 को कहते हैं 0.2। तो ये हो जाएगा x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 80,000। और x प्लस 0.2x का मतलब होता है 1.2x, 1.2x इज इक्वल टू 80,000। तो यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो x आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 1.2, 80,000 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये एक होल नंबर तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 66666.66667, ये आ रहा है। तो उसूलन जब नॉन एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये आंसर हो जाएगा $66,700, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब इसकी 2014 में सैलरी थी 66,666.6667, जिसको राउंड ऑफ करके हमने कर दिया 66,700। अच्छा, अब इसी चीज को डील करने के लिए मैं इससे भी अच्छा मेथड बताता हूँ। एक तो ये मेथड है, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छा मेथड है। एक और मेथड जो मैंने ऊपर भी लिखा था, 2014, फिर आया इंक्रीज, फिर आया 2015। अच्छा, 2 कॉलम्स बनाया करें, एक कॉलम परसेंटेज का और एक कॉलम डॉलर का। फिर यहां मैं एक और लाइन लिखवा रहा हूं नोट में। ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज 100%। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या ओल्ड वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू कह लें या मैं ऐसे कह दूं ओल्ड वैल्यू, इज ऑलवेज 100%। तो 2014 की जो परसेंटेज होगी वो ओल्ड है तो 100%,
इंक्रीज कितना आया 20%, न्यू परसेंटेज कितनी आ जाएगी 120%। अब मुझे बताएं इन तीनों अमाउंट में से कौन सी अमाउंट मुझे पता है? दो 2015 की अमाउंट पता है, तो 120 के सामने वाली अमाउंट मुझे पता है और वो है 80,000, और 100 के सामने वाली अमाउंट मुझे निकालनी है। मैंने कहा 100 के सामने हो गया x, मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज मेथड नंबर 2। इसी सवाल को डील करने का ये जो मैंने लिखा है दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2। तो यहां से आ जाएगा 120x इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां से भी x आ जाएगा 66666.667, राउंड ऑफ करके हो जाएगा $66,700। तो ये राउंड ऑफ करके हम 66700 कर देंगे। तो मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 दोनों से हमें करना है। अगर आ गया है तो ये बहुत बड़ी स्किल है जो आज हमने अचीव कर ली है। कॉपी कर लें, एक्नॉलेज कर दें कि हाँ समझ आ गया, ताकि मुझे पता चल जाए। पहले कॉपी कर लें, उसके बाद बता दीजिएगा कि जी सर समझ भी आ गया और हमने लिख भी लिया। चले ज़बरदस्त, आज हमने बेसिक्स 1B की कुछ कवर किए हैं, और मज़ीद जो चीज़ें हैं यूनिट 1B के हवाले से उसे इंशाल्लाह मैं मज़ीद अगली क्लास में कवर करूँगा। तो तब तक के लिए जो है वो आप लोग जितना भी आज हमने पढ़ा है उसे रिव्यू करके आइएगा इंशाल्लाह। और कुछ सवालात अगर हो सकें, कुछ 4-5 सवालात यूनिट 1B के, तो ट्राई करके आइएगा। अगर हो सके तो ज़रूर ट्राई करें, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 1B की एक्सप्लेनेशन को हम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद सवालात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।